ओके, तो हम लाइव हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस लाइव स्ट्रीम में। तो ये लाइव स्ट्रीम हमने नेटफ्लिक्स में एक टर्किश शो आता है जो कि काफ़ी इस्लामिक देशों में काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है, नेटफ्लिक्स में काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है और बल्कि पूरी दुनिया भर में काफ़ी प्रसिद्ध प्रसिद्ध हो रहा है। शो का नाम है दिरिलिस एर्तुगल एर्तुगल। अ, अब क्योंकि टर्किश प्रोनाउंसिएशन है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एर्तुगल नाम से ये सीरियल है। आप देख सकते हैं, जो हमारी स्ट्रीम है उसमें भी मैंने लिखा हुआ है। तो कई देशों में ये चल रहा है, जैसे लॉकडाउन के समय अभी भारत में टीवी में रामायण दिखाया गया, वैसे ही पाकिस्तान में जो इमरान खान की सरकार है उसने अर्तुगल दिखाने का फैसला किया। अर्तुगल गाजी नाम से वहाँ पर ये प्रोग्राम चलता है। यूट्यूब में भी आप इसको देख सकते हैं, इसको अनुवादित करके डाला हुआ है पीटीवी ने, और साथ में नेटफ्लिक्स में तो आप देख ही सकते हैं। तो अगर कहा जाए तो ये एक ऐतिहासिक शो है, लेकिन इतिहास के साथ हमको पता ही है कि इतिहास के साथ कई छेड़छाड़ भी होती हैं। तो इसीलिए वैसे तो शो बहुत बेहतरीन है। मतलब इसको इस्लामिक वर्ल्ड का गेम ऑफ थ्रोन्स भी माना जा रहा है। और बिल्कुल, जो चाहे इसका एक्शन है, चाहे इसका डायरेक्शन है, चाहे इसकी सिनेमाटोग्राफी है, सब कुछ बहुत ही लाजवाब है। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंट्रोवर्सीज इसमें हुई है। इसमें प्रोपागेंडा होने का आरोप लगाया जा रहा है कि जो टर्किश कार्यक्रम है, मतलब जो टर्किश गवर्नमेंट है वहाँ, एर्दोगन जो अभी प्रेसिडेंट आए हैं, उन्होंने इस्लामाइजेशन ऑफ टर्की शुरू किया है। तो कई इस तरह से इंटरटेनमेंट के थ्रू भी प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है। तो अब जैसे मसलन इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एक इब्नुल अरबी का किरदार किरदार है। तो इब्नुल अरबी को हिस्टोरियंस मेनली जानते हैं कि एक स्कॉलर था, एक सूफ़ी था और एक पोएट था। लेकिन इसमें उसको जैसे पोर्ट्रेट किया गया है, तो पूरा के पूरा एक जैसे कि वो अर्तुगल कहीं भी फंसता है तो उसे इस्लाम की शिक्षा देना, उसे कुरान का मतलब बताना, मोहम्मद साहब की जो जो यात्राएं थी या मोहम्मद साहब के जो जो स्ट्रगल्स थे उनके थ्रू बताना। तो एक तरह से वो धर्म का प्रचार करते हुए अपना दिखता है। अ, खैर, उम, जो ये सीरीज है इसमें कितनी सच्चाई है, कितना प्रोपागेंडा है, तो ये जानने के लिए आज हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं इतिहासकार जितेश जोशी। तो जितेश के बारे में मैं आपको बता दूं, जितेश जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से ये मास्टर्स हैं। इन्होंने वहाँ से एमए किया है, साथ में एमफिल भी किया है, और आजकल ये इग्नो नई दिल्ली से पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वागत है जितेश आपका। जितेश। शुक्रिया आपका और मुझे बुलाने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। ये अच्छा। काफ़ी दिलचस्प विषय है और हाल के समय में काफ़ी प्रासंगिक है, क्योंकि दुनिया भर में नए सिरे से इतिहास की कथाओं को हम्म। प्रचारित प्रसारित करने का एक नया दौर शुरू हुआ है हम्म। और इसके राजनीतिक एजेंडे हम्म। भी बिल्कुल साफ हैं। बिल्कुल। इसलिए इस बहुत प्रासंगिक चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम्म। तो जितेश, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर जो एक टर्की देश है, तो टर्की देश जो आज का हम टर्की देखते हैं, उस टर्की का इतिहास किस तरह से रहा है? उसका आखिर इतिहास क्या रहा है? जैसे कि टर्क या तुर्क, हमने कई तुर्क शब्द, हमसे इंडियंस जो हैं, हम भारतीय काफ़ी वाकिफ़ हैं, क्योंकि भारत में भी हम देखते हैं कि भारत में भी तुर्क आए थे। उसके साथ साथ एक तुर्कमेनिस्तान देश है। लेकिन ये जो टर्की वाले तुर्क हैं और जो तुर्कमेनिस्तान वाले तुर्क हैं, या फिर जो भारत में आए तुर्क, इन सब में आखिर क्या अंतर है? अब जैसे अगर हम टर्की को देखें तो यूरोप और एशिया के बीच में एक देश के रूप में हम इसे जानते हैं। तुर्कमेनिस्तान को देखें तो हम एक मध्य एशिया के देश के रूप में जानते हैं। तो आखिर ये तुर्क लोग हुए कौन, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। दरअसल जो इलाका आज तुर्की का है, जिसको अनातोलिया, अनातोली के नाम से भी जानते हैं, हम्म। इसका ग्रीक में मतलब है पूरब से। अच्छा। तो वेस्टर्न संसार के लिए पूरब की दुनिया शुरू होती है अनातोलिया के पेनिनसुला में, प्रायद्वीप में। लेकिन आज उस अनातोलिया की पहचान टर्किश लोगों से है, या कहें तो दुनिया में टर्किश पहचान का वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, इलाका है, जहां से हम टर्की और टर्किश इन शब्दों को जानते हैं, तुर्क को जानते हैं, तुर्की होने को जानते हैं। लेकिन
मध्यकाल में होने वाले बड़े स्तर पर माइग्रेशंस जो कि सेंट्रल एशिया से वेस्टर्न संसार की ओर हुए, उनके कारण जो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए, उनसे टर्की में एक नए तरह के राजनीतिक हालात पैदा हुए, जिसमें एक नए ऑटोमन एम्पायर की स्थापना हुई और जिसने टर्कीफिकेशन यानी तुर्कीकरण किया उस इलाके का, और बड़े स्तर पर एक टर्किश पहचान जो है अनातोलिया की उभर के आई। लेकिन अनातोलिया की जो उससे पहले की पहचान है, आपको पता है, हिटाइट्स, लुवियंस, तो इस तरह के जो पुराने कल्चर्स थे अनातोलिया में, वो लुप्त होते गए। हालांकि वो लुप्त पहले से ही होने शुरू हो गए थे, जबकि इसका ग्रीक लोगों ने कॉलोनाइजेशन किया, तो ग्रीक कल्चर वहाँ काफ़ी हेलेनाइजेशन ऑफ इस इलाके का हुआ, और बाद में टर्क लोगों के आने के बाद टर्की का टर्कीफिकेशन हुआ। लेकिन ये तुर्क लोग कौन थे, टर्किश लोग कौन है जिन लोगों ने यहाँ अपने को आबाद किया और इस इलाके का मैं थोड़ा आपको रोकना नई तरह चाहूँगा। की संस्कृति। यहाँ हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जो मैप मेरे सामने है, इस मैप में हम देख पा रहे हैं कि जो तुर्कमेनिस्तान है, जो आज का तुर्कमेनिस्तान है, वो हम भारत, पाकिस्तान और यहाँ पर आपका अफ़गानिस्तान दिख रहा है। अफ़गानिस्तान के ऊपर हमको तुर्कमेनिस्तान दिखता है, जो कि ईरान के नॉर्थ में है, और बीच में फिर कैस्पियन सी आता है, और उसके बाद अजरबैजान और आर्मीनिया जैसे देश आते हैं, और अंत में आपको टर्की देखने को मिलता है। तो ये तुर्क लोग, तो जितेश, ये तुर्क लोग क्या तुर्कमेनिस्तान से यहाँ तक पहुँचे और ये कबीलों के रूप में रहते थे? तुर्कमेनिस्तान में जो टर्क लोग थे, उन्हें तुर्कोमान के तौर पे जाना जाता था। तो वो इस टर्किश समूह के एक हिस्सा भर हैं। तुर्कमेनिस्तान में रहने वाले टर्क्स उस टर्किश जो एक समूह है, एक एथनिकल एक ग्रुप है, उसका उनमें से उनका एक हिस्सा भर है। उनमें से ये टर्कोमन्स, कुछ कबीले, कुछ ट्राइब्स जो है वेस्ट की ओर गई। कुछ ट्राइब्स को अब्बासी खलीफाओं के समय में उन लोगों को पकड़ा गया, बंदी बनाया गया, उनको गुलामों के तौर पे बेचा गया, उनका पर्जियनाइजेशन हुआ, और उसके बाद उन्हें सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने सीखने के बाद ऊंचे रुतबे हासिल किए। तो टर्कमेनिस्तान जो है, टर्कमेनिस्तान जहाँ की राजधानी अशगाबाद है, जहाँ आपने बताया, इसके आसपास के जो देश हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, ये सारे इलाके एक तरह के उस टर्किक समूह से बिलोंग करते हैं, जहाँ टर्किक लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। ये एक तरह का टर्किक लैंग्वेज ग्रुप है। लेकिन ये जो टर्किक एथनिसिटी है, ये केवल लैंग्वेज से ही डिफाइन नहीं होती, बल्कि एक कल्चर, एक जेनेटिक पूल, इन सब से भी ये डिफाइन होती है। लैंग्वेज, जेनेटिक पूल, कल्चर, एथनिक कनेक्शंस, ट्राइबल कनेक्शंस, इनसे डिफाइन होती है। तो टर्कमेनिस्तान के टर्कमेन्स भी उन्हीं टर्क लोगों में से एक थे जिन्होंने इस इलाके को बसाया। लेकिन हाँ, आपने बड़ा एक दिलचस्प बात पूछी है, जो ये सेंट्रल एशिया है। टर्किश लोग नॉर्थ ईस्ट चाइना से माइग्रेशंस के बाद इन सेंट्रल एशिया के इलाकों में बसे, और उन्होंने इस इलाके का टर्किफिकेशन किया, यहाँ से कल्चरेशन सीखा, यहाँ की संस्कृति को अपनाया, अपनी संस्कृति की चीज़ें यहाँ दी, तो नई चीज़ें गढ़ी। और इसके बाद स्टेपी के मैदानों में ये कल्चर, इस और कल्चर का एकल्चरेशन हुआ, और तरह की नई चीज़ें सीखी गई, वहाँ अपनी चीज़ों को ढाला गया। इस तरह से ये माइग्रेशंस लगातार होते रहे, संस्कृति का आदान प्रदान, नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ें गढ़ना, और कंटिन्यूस माइग्रेशंस ने इस पूरे राजनीतिक भूगोल को मध्यकाल में बदलने की कोशिश की और बदला। तो जितेश, अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हम इस सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो अर्तुगल सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स में काफ़ी चल रही है, और टर्की में 2016 में टर्किश टेलीविज़न में ये सबसे पहले टेलीकास्ट हुई थी। इसके 5 सीज़न आ चुके हैं, काफ़ी एपिसोड हैं इसके, मेरे ख्याल से 400 से ऊपर इसके एपिसोड टोटल देखे जा सकते हैं। और उसके बाद अभी 2019 से उस्मान करके भी वहाँ पर एक सीरीज़ आई है, जिसमें कि ये बताया गया कि अर्तुगल का जो बेटा था उस्मान, उसने ऑटोमन एम्पायर बनाया, और उसके बाद उसने पूरा वहाँ पर रूल किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अर्तुगल के इतिहास और जो ऑटोमन एम्पायर का इतिहास है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अर्तुगल टर्की में एक फादर फिगर की तरह है, जिसने ऑटोमन साम्राज्य को जन्म दिया, और
क्योंकि उस्मान जिसने वाकई में इस सल्तनत, इस ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की थी या ऑटोमन साम्राज्य को रूप दिया, वो अर्तुगरुल का पुत्र था या लड़का था, लेकिन अर्तुगरुल के बारे में हिस्टोरिकल एविडेंसेस बहुत कम है। अच्छा। और जितने भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस अर्तुगरुल के को रिफर करते हैं, उसका नाम लेते हैं, वे सब 15th सेंचुरी के बाद इमर्ज होते हैं। 15th सेंचुरी के पहले के एविडेंसेस, हिस्टोरिकल एविडेंसेस अर्तुगरुल का जिक्र नहीं करते, या करते भी हैं तो बहुत रेयर। जैसे कि आपने आपने सीरीज में देखा होगा कि अर्तुगरुल जो है काई ट्राइब से बिलोंग करता है, जो ओगुस्टुस की एक ब्रांच है जी। और सुलेमान शाह का वो लड़का है जी। अर्तुगरुल, और उस्मान उसका लड़का है। लेकिन जो एकमात्र कॉइन टर्किश हिस्ट्री में हमें उस पीरियड से मिला है, वो इस तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि उसमें अर्तुगरुल को गुंदूज अल्प का बेटा बताया गया, न कि सुलेमान शाह का, जैसा कि सीरीज में बताया। और दूसरी बात ये है कि जो शुरुआती जेनियोलॉजीज हैं टर्किश एम्पायर, ऑटोमन उस्मान के खानदान की, वो कहीं भी इस तरह की बात नहीं करती, काई ट्राइब की बात नहीं करती या ओगुस्टस का जिक्र नहीं करती। तो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन डिबेट का ये मानना है, डिस्कोर्स का ये मानना है कि काई ट्राइब या ओगुस्टस की जो ये एक जीनियोलॉजी है, ये बाद के समय में ज़्यादा पुख्ता हुई, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं। ओके, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई कि ऐतिहासिक रूप में अर्तुगरुल को ज़्यादा इसके ऐतिहासिक प्रमाण ज़्यादा नहीं है, और बहुत कम हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि किस्से कहानियों में अर्तुगरुल तुर्की में काफ़ी है, काफ़ी जाना जाता है, किस्से कहानियों के थ्रू हम सब जानते हैं अर्तुगरुल को। तो जितेश, इसमें एक जो ये सीरीज़ है अर्तुगरुल, इसमें एक बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है जिसको कि हम ऐतिहासिक रूप से भी जानते हैं, और इब्नुल अरबी। हम ये जानते हैं कि अरब में उस समय बहुत सारे स्कॉलर्स थे, कईयों ने साइंस के फील्ड में काम किया, कईयों ने इस्लाम के फील्ड में काम किया, कईयों ने कई अन्य चीज़ों में, एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब फील्ड्स में उनके अलग अलग काम थे। तो ये इब्नुल अरबी के बारे में आप कुछ बताइए कि इब्नुल अरबी आखिर कौन था। और शो में तो खैर उसको ऐसा दिखाया गया है कि वो हमेशा उनको इस्लाम की और कुरान की का इल्म देते हुए देखा जा सकता है, जो काई कबीला है या फिर जो भी उसको मिलता है, और ख़ास तौर पे अर्तुगरुल को वो राह दिखाते हुए दिखाया जा सकता है, और उसको वो कहता है कि तुमको एक इस्लामिक एम्पायर बनाना है, इसके बारे में वो लगातार उससे बोलता रहता है। तो आखिर ये इब्नुल अरबी कौन थे? जैसा कि आपने खुद जिक्र किया था कि इब्नुल अरबी एक मुस्लिम स्कॉलर, एक रहस्यवादी, सूफी, पोएट, फिलोसोफर थे। और इब्नुल अरबी का जो जन्म है वो स्पेन में हुआ था, और बताते हैं कि उनकी माँ जो थी वो नॉर्थ अफ्रीका में पैदा हुई थी। अच्छा। तो ये एक वेरी कॉस्मोपॉलिटन जो सेल्जुक एम्पायर था, या जो ये दुनिया थी, इस्लामिक दुनिया, उसका एक एविडेंस है या एक प्रमाण है कि लोग कंटिन्यूस मूव कर रहे थे, आपस में रिश्ते बना रहे थे, और एक नए तरह का इस्लामिक कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो है इस इलाके में जन्म ले रहा था, जो स्पेन से लेके इधर नॉर्थ अफ्रीका से लेके इधर सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था, बल्क, ट्रांस ऑक्सियाना। तो इब्नुल अरबी का जो जन्म है वो इस कॉस्मोपॉलिटन संसार में हुआ। और मैंने जब उनका पहली बार जिक्र सुना था अपने जामिया के दिनों में, अपने हिस्ट्री लेसन्स के दौरान, उनको वहादत उल वजूद से जुड़ा बताया जाता है। वहादत उल वजूद का मतलब है, जैसे हिंदू फिलोसफीज में, कई हिंदू फिलोसफीज में अद्वैत का सिद्धांत है कि ईश्वर और जो प्राणी है वो एक ही है, द यूनिटी बिटवीन, जो कहते हैं कि जो एकत्व है प्राणी और ईश्वर के बीच, इसी तरह का ही एक सिद्धांत था वहादतुल वजूद का। तो ये एक बहुत ही व्यापक फिलोसॉफिकल दायरा था, जो इस्लाम की किताबी समझ से आगे की चीज थी। लेकिन जहां आपने ये भी बताया कि आपने शो के दौरान इब्नुल अरबी लगातार अर्तुगरुल को पुरानी शिक्षा देते हैं या मजहब की सच्चे ईमान के बारे में बताते हैं, ये
भी सही कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों कंटेम्प्रेरी तो थे, हालांकि दोनों के मिलने के बारे में कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है नहीं। और इब्नुल अरबी कुरानिक और हदीस के स्कॉलर भी थे, तो पॉसिबिलिटी है अगर वे कभी मिले हो तो उसने उसे सच्चे ईमान के बारे में बताया। लेकिन इब्नुल अरबी को मुख्यतः एक सूफी दरवेश और एक सूफी कवि के तौर पे जाना जाता है। सुन्नी मुस्लिम होने के बावजूद उन्हें शिया मुस्लिम थियोलॉजी में भी उतना ही महत्व दिया गया है, ये भी इस चीज की ओर इशारा करता है। और उनका एक दूसरा सिद्धांत जो इंसान कामिल का है, इसका भी इसको हम हिंदुस्तान में भी देखते हैं कि किस तरह अबुल फजल अकबर को डिफाइन करने के लिए इंसान कामिल के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करता है। अकबर को इंसान कामिल बताता है, जो कि एक ऐसा इंसान है परफेक्शन की ओर है और सबको अपने साथ लेकर चलता है। तो इब्नुल अरबी की इन लिबरल सोचों को हिंदुस्तान के इस मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम फिलोसफर्स ने भी अपनाया, और उर्दू में उनकी फुसूस अल हिकम, जो उनकी सबसे फेमस किताब है, फिलोसफिकल डिस्कोर्स है, उसका लगातार उर्दू में ट्रांसलेशन होता रहा है अभी भी, और उसे एक कंटिन्यूअस मूव करने वाला ट्रांस कॉन्टिनेंटल टेक्स्ट माना जाता है। अच्छा। इसी तरह आपने देखा होगा कि कंटेम्प्रेरी जलालुद्दीन रूमी जो बहुत फेमस है, सूफी रूमी, वो भी पोएट थे। तो जब उस्मानी सल्तनत या उस्मानी साम्राज्य पनप रहा था, उसके हालात या उसके एक बैकग्राउंड था जिसमें कि ये सूफी दरवेश, सूफी जानकार और सूफी कवि, सूफी संत जो है वहाँ पे काफी पनपे थे, और उन्होंने इस्लाम के प्रचार में वहाँ काफी भूमिका निभाई, बजाय कि मौलवी और मुल्लाओं और कुरान के किताबी प्रवचनों के माध्यम से होने वाले प्रचार। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया था अपनी बातों में सेल्यूक एम्पायर का भी आपने जिक्र किया था, तो मैं एग्जैक्टली जानना चाहूँगा कि आखिर सेल्यूक लोग कौन थे, और ये सेल्यूक एम्पायर, क्योंकि अर्तुगल सीरीज़ में कई बार इसका जिक्र आता है, सेल्यूक के तो सुल्तान के बारे में बात होती है, सेल्यूक एम्पायर के बारे में बात होती है, तो आखिर ये सेल्यूक लोग कौन थे? और इसी के साथ मैं लाइव चैट भी देख पा रहा हूँ, लाइव चैट में हमें संदीप पुंडीर जी ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच ऑटोमन एम्पायर अफेक्टेड यूरोपियन। तो इन दोनों प्रश्नों के बारे में आप कुछ बताइए। जहाँ तक पहले सेल्जुक एम्पायर के बारे में बात करते हैं, फिर ऑटोमन एम्पायर के इम्पैक्ट्स के बारे में बात करेंगे यूरोप में। जी। सेल्जुक एम्पायर जो है, आपने सीरीज के दौरान जिस सेल्जुक साम्राज्य का जिक्र किया है, सेल्जुक एम्पायर का जिक्र किया, दरअसल वो एक बाद के समय की सेल्जुक सल्तनत थी जो कि अनातोलिया के आसपास के इलाकों में सिमटी हुई। लेकिन एक बड़ा सेल्जुक एम्पायर जिसका एक हिस्सा था और बाद में अलग होकर स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट रूप से अस्तित्व में आया, वो भी एक ओगुस्ट टर्क्स की किनिक ब्रांच ने स्थापित किया था। हिंदू कुश से लेके वेस्टर्न अनातोलिया तक ये फैला हुआ था। अच्छा। और इस सेल्जुक एम्पायर के सम्राटों ने 107 यानी 1071 ईस्वी के आसपास जो है बाइजेंटाइन एम्पायर को डिफीट किया, और इस हार ने बाइजेंटाइन एम्पायर के रास्ते जो है पूरी तरह से मोड़ दी, और बाइजेंटाइन एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो और तेज होने लगा। अच्छा। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि सेल्जुक एम्पायर के समय से ही जो ये फ्रंटियर है, अनातोलिया एक तरह का फ्रंटियर है वेस्टर्न दुनिया का और ईस्टर्न दुनिया का, और इस फ्रंटियर में सेल्जुक साम्राज्य ने काफी भूमिका निभाई। और जिस सेल्जुक एम्पायर की आप बात कर रहे हैं, या सेल्जुक सल्तनत की बात के समय की, जो अनातोलिया के हिस्से में सिमटा हुआ था, जी जी, दरअसल उसके समय में ही ये शुरुआती जो बेलिक्स हैं, टर्किश बेलिक्स हैं, जैसे कि मुगल्स में मिर्जा होते थे, बेग होते थे, उसी तरह वहां पे कई सामंत कह सकते हैं इंडियन हिस्टोरिकल एनालॉजी में, या यूरोपियन में लॉर्ड्स होते थे जैसे, उस तरह से बेस होते थे। हाँ, बेलिक्स। इसमें काफ़ी, अगर हम अर्तुगल को देखें तो इसमें भी सबको बे के तौर पे बोला गया, अर्तुगल बे, गुंदोकदू बे, तो सभी को एक एज ए रिस्पेक्ट सिंबल आई थिंक। और जो आपने बताया बेग, और जो मुगल सल्तनत में जो बेग होते थे, और यहाँ बे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया। जैसे जी।
हम्म, उसी तरह से वहाँ बे थे, लेकिन ये इंडी बहुत ज़्यादा ऑटोनोमस थे और इनके अलग अलग बेलिक्स थे। हम्म, बाद में एर्तुगरुल ने, जो कि उस्मान का पिता था, यानी उस्मानी खानदान को जन्म देने वाला था, उस्मान ने जो है इस अपने बेलिक को इतना मजबूत बनाया और इस फ्रंटियर में होने वाली लड़ाई, यानी बाइजेंटाइन की फ्रंटियर जो लड़ाई हो रही थी, उसका फायदा उठाकर जो है ये अपने साम्राज्य को खड़ा किया शुरुआती स्तर पर। जी तो ये तो रह गई सेल्जुक एम्पायर की बात। जी जिन सेल्जुकों ने पहली पहली बार इन टर्किश लोगों को, टर्की, हालांकि सेल्जुक लोग खुद में टर्किश थे, लेकिन वो इस सेल्जुक एम्पायर के दौरान कंटिन्यूअस माइग्रेशंस होते रहे हम्म, ट्रांस ऑक्सिया ट्रांस ऑक्सियाना से वेस्टर्न दुनिया की ओर, यानी कि अनातोलिया की ओर लगातार माइग्रेशंस होते रहे। तो इस सेल्जुक एम्पायर ने एक ऐसी जमीन खड़ी की जहां ये माइग्रेशंस जो है कंटिन्यूअस हो रही, और इन लोगों को शुरुआती तौर पे भर्ती किया गया, इनको गुलामों के तौर पे या सिखाया गया, प्रशिक्षण दिया गया मिलिट्री और पॉलिटिकल गवर्नेंस का, हम्म, और बाद में इन लोगों ने जो है खुद से जो है कहीं कहीं सल्तनत स्थापित कर ली, और इसी तरह से एक लोग काई कबीले के लोग थे। हम्म, जी, जो आपने ये बताया। और दूसरा जो था, जी यूरोप को किस तरह से इस ऑटोमन एम्पायर ने प्रभावित किया, ये काफी दिलचस्प सवाल है, और जी काफी गंभीरता से इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए। हम्म, पहली बात तो ऑटोमन एम्पायर की स्थापना के समय से ही रिलीजन को लेके एक समझ जो है यूरोप की दुनिया में पैदा होने लगी, एक अलग तरह की समझ, जिसको ओरिएंटलिस्ट विद्वान ये कहते हैं कि वेस्ट ने पूरब की एक छवि गढ़ी और उस छवि के विपरीत अपने को गढ़ना शुरू किया, कि पूरब ऐसा ऐसा होता है, पूरब के लोग ऐसे ऐसे होते हैं, और हम जो हैं ऐसे ऐसे होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि जैसे कि आपने क्रूसेड्स का भी इस सीरीज के दौरान जिक्र सुना होगा, इस क्रूसेड्स ने क्रिश्चियनिटी को नए तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की, जी, बिल्कुल अगला जहाँ की सवाल मेरा धर्म यही था, युद्ध। क्रूसेड्स के बारे में ही था। जी 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 हाँ, वो उसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा तीन चार पॉइंट्स देख लेते हैं कि यूरोप जी को किस तरह से इसने इम्पैक्ट डाला था। हम्म, सबसे पहले तो कैथोलिक रिलीजन ने खुद को नए तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की, होली लैंड के कॉन्सेप्ट्स को और पुख्ता किया गया, जेरूसलम पर दावे को लेकर लगातार एक नई तरह की आइडिया जो है यूरोप में पनपने लगा। ये तो एक तरह का रिलीजियस रीडिफिनेशन ऑफ यूरोप्स ओन आइडेंटिटी के बारे में हम कह सकते हैं कि यूरोप खुद को किस तरह से रिडिफाइन कर रहा था धार्मिक तरीके से क्रूसेड्स के नाम पे। और दूसरा जो है, चूंकि ऑटोमन एम्पायर जो था उसने रूम सागर यानी मेडिटेरियन सी पे कब्जा करके एक तरह से व्यापार के जो चैनल्स थे उनको काफी बदल दिया। एक जमाना था जब मेडिटेरियन सी को रूमी सागर कहा जाने लगा, या उस्मानिया सागर या उस्मानिया झील इस तरह से कहा जाने लगा, क्योंकि मेडिटेरियन पूरी तरह से उस्मानिया या ऑटोमन सल्तनत के कब्जे में था और उसके व्यापार पे पूरी तरह से उनका नियंत्रण। हम्म, तो यूरोप में नए ट्रेड रूट्स को पहचानने खोजने का एक दबाव था, और इसने भी जो है नए व्यापारिक मार्गों की खोज का दबाव जो है यूरोप में था। तीसरी चीज है मिलिट्री, सेना को नए तरीके से लड़ने के ढंग। चूंकि ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से गोला बारूद पर निर्भर एम्पायर था, इसे कुछ लोग एम्पायर बेस्ड ऑन गन्स, क्या कहते हैं इसे, तोपखाना, हम्म, तोपखाने पे निर्भर एम्पायर के तौर पे भी इसे बताया गया। अच्छा तो तोपखाने के नए तरीके से इस्तेमाल ने, बारूद के नए तरीके से इस्तेमाल ने यूरोप में सेना में बारूद के इस्तेमाल को लेके एक नई तरह की दिलचस्पी पैदा की। न केवल बारूद के इस्तेमाल को लेके, बल्कि सेना को किस तरह से संगठित करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डिसिप्लिन करना है, इन चीजों को लेके ये दोनों चीजें, ये डायलॉजिकल था, दोनों लोग आपस में सीख रहे हैं। लेकिन फ्रंटियर्स में मौजूद रहने वाले लगातार तनाव ने इसे बढ़ावा दिया। हम्म, साइंस को लेके भी काफी ऑटोमन एम्पायर से लगातार अरेबिक टेक्स्ट जो है ट्रेवल कर रहे थे यूरोप में। हम्म, इंडियन न्यूमेरिकल नंबर्स और इंडियन मैथमेटिकल जो सिस्टम्स थे, हालांकि इनका ट्रांसलेशन 8वीं सदी में के बाद भी होना शुरू हो गया था, और 11वीं सदी तक इनका ट्रांसलेशन पूरी तरह से हो चुका था, लेकिन ये लगातार ट्रेवल करते रहे।
आप जानते होंगे कि कुस्तुनतुनिया है, कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद यूरोप में फिर से ग्रीक लिटरेचर वापस जाने लगा। जो आज का इस्तांबुल है। और इस हाँ, इस्तांबुल, आज का इस्तांबुल। तो यूरोप में रेनेसां को का भी एक कारण था कि आपने बचपन से पढ़ा होगा कि कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल पे कब्जे ने किस तरह से पुनर्जागरण को जन्म दिया। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा चीज है जिसको सब लोग जानते हैं। और बात की आपको यहाँ जिक्र हो रहा है तो आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो क्रिश्चियन एम्पायर थे, रोमन एम्पायर थे, उस तरफ के, वेस्ट की तरफ के, या क्रिश्चियन जो किंग्स थे, उन्होंने कभी भी ज्यूज के मामले में एक उदार रुख नहीं अपनाया। उनको ज्यूज उनके लिए हमेशा एक विधर्मी लोग थे और ज्यूज के खिलाफ कभी भी एक लिबरल अप्रोच नहीं अपनाई थी। और ये बड़ा दिलचस्प है कि 1781 या 1781 में जाके ही पेटेंट ऑफ टॉलरेंस जो है कैथोलिक कंट्रीज ने जारी किया, या यूरोप के चर्च ने जारी किया, पोप ने जारी किया, कि ज्यूज को टॉलरेट किया जा सकता। okay. और बड़ी दिलचस्प बात ये है, इससे भी दिलचस्प बात, कि 1964 में अंततः जाके ज्यूज को, जबकि होलोकॉस्ट हो चुका है, उसके बाद जाके जो है आखिर में यूरोपियन ये कैथोलिक चर्च ने जो है उन्हें किसी तरह से एक्सेप्ट किया आखिर। लेकिन उस्मान और उस्मान की औलादों ने ज्यूज को और क्रिश्चियंस को भी पॉल टैक्स देने के बाद अपनी चीजें मानने के लिए आजादी दी थी। और बल्गारिया और बाल्कन कंट्रीज में खासकर, हालांकि बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन जो है यूरोप में उस्मानिया सल्तनत के दौरान भी हुए, उससे पहले भी हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद जो चीज क्रिश्चियनिटी बहुत देर में सीख पाई ज्यूज के मामले में, वह ऑटोमन एम्पायर पहले ही उस मामले में ऑटोमन एम्पायर शायद आगे थी। और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन अभी उन सब पर जाया नहीं जा सकता। तो यूरोपियन डायलॉग जो है, ये डायलॉजिकल प्रोसेस थी जिसमें यूरोपियन लोग भी सीख रहे थे, ऑटोमन भी सीख रहे थे। इसमें ये है कि ऑटोमन एम्पायर जो है 16th सेंचुरी के बाद मिलिट्रीली वीक होने लगा, लेकिन 19th सेंचुरी में फिर से रिवाइव हुआ। तो कई चीजें हैं, ये दोनों तरफ सीखने वाली प्रोसेस थी। अच्छा, तो ये जो ऑटोमन एम्पायर था, हमने सुना कि सबसे स्ट्रॉन्ग ये किस समय था? महमद द कॉन्करर जिसको माना जाता है, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल जीता, या फिर इस्तांबुल जिसको हम कह सकते हैं आज का। तो उसके बाद हम सुनते हैं कि जो ऑटोमन एम्पायर था वो स्पेन तक फैला, और बल्कि पूरा जो अल्जीरिया, बल्कि मैप में भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं ऑडियंस को कि ये सारा इलाका, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका का हो जिसमें कि आज का इजिप्ट, मोरक्को, अल्जीरिया, ये सारे देश हैं, और बिल्कुल यूरोप के सारे देश, ये सब इसमें दिखाए जा सकते हैं। और साथ में ये टाइमोलॉजी है, इसके अकॉर्डिंग ये भी दिखाया जा सकता है कि कौन से राजा ने किस समय कितना एरिया यहाँ पर उसके कब्जे में था। तो ये जो स्पेन वाला जो इलाका था, और मेरे ख्याल से इटली भी उसी के अधीन होगा। स्पेन जब था तो फ्रांस वगैरह तो सब रहा ही होगा। तो कितना इलाका इनका था, और कितना इलाका ऑटोमन एम्पायर एक्सटेंड था? लेकिन आइबेरियन पेनिनसुला, आपको पता होगा कि शुरुआती दौर में आइबेरियन पेनिनसुला अरेबिक जो लोग थे, यानी कि जब अब्बासी खलीफाओं के अंदर इस्लाम का प्रसार हुआ, तो आइबेरियन पेनिनसुला जो है इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम के अंदर आ चुका है, इसमें कि स्पेन और पुर्तगाल शामिल है। और जैसे मैंने आपको बताया, इब्न अराबी का जन्म भी है जो है वो स्पेन में ही हुआ था। तो जाहिर सी बात है स्पेन पुर्तगाल इस्लामिक दुनिया का हिस्सा था 9th सेंचुरी के बाद। लेकिन स्पेन और पुर्तगाल जो है 1492 के, exactly I am not remembering the date, लेकिन 1492 के आसपास जब थर्ड क्रूसेड्स खत्म हो चुके थे, जब आखिरी तौर पे क्रूसेड्स खत्म हो चुके थे, उसके बाद ये देश जो है आज़ाद हो चुके थे। 1492 में जो मूरिश, जिसे मूरिश सल्तनत बोलते हैं स्पेन में, वो खत्म हो चुकी थी, यहाँ बहुत छोटी छोटी काउंटीज के तौर पे बची हुई। तो जब ऑटोमन साम्राज्य का और सुनहरा दौर 15th सेंचुरी का आखिरी था, तो ये स्पेन वाला इलाका जो है उनके प्रभाव से मैं देख सकता हूँ। अभी संदीप जो है, इन्होंने एक और प्रश्न पूछा है। ये पूछते हैं कि कैन वी से दैट इफ देयर वाज नो ऑटोमन एम्पायर देन देयर वुड बी नो रेनेसां? अच्छा,
हालांकि हिस्ट्री में काउंटर फैक्चुअल्स को देखा नहीं जाता कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, बट फिर भी इसका जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि इसका जवाब इसी तरह से कि इसने यानी कि इस ऑटोमन एम्पायर ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है यूरोपियन रेनेसा में। जैसे हमने बताया कि यूरोपियन रेनेसा में टेक्स्ट जो है मूव कर रहे हैं, नॉलेज ऑफ न्यू काइंड ऑफ वेपन्स, मिलिट्री सिस्टम्स मूव कर रहे हैं, ट्रेड के नए रास्तों को खोजने का दबाव है, क्योंकि ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी जो रेनेसा को जन्म देने में चलिए योगदान दिया। लेकिन ये कहना कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा क्या होता, ये सवाल जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि अगर गांधी नहीं होता तो क्या देश आजाद होता। बिल्कुल। तो इस तरह के काउंटर फैक्चुअल्स का जवाब तो ये दिया जा सकता है कि जो नहीं हुआ है उस पर टिप्पणी करना थोड़ा मुझे सही तो नहीं लगता, लेकिन कह सकते हैं कि इस एम्पायर का, इस ऑटोमन एम्पायर का बड़ा योगदान है रेनेसा में। तो हम ये जानते हैं कि रेनेसा होने में ऑटोमन एम्पायर का एक महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन चीजें होती हैं, टेक्स्ट शायद किसी और कारण से मूव करते या कोई और पॉसिबिलिटीज होती है, ये तो हो सकता है। बल्कि इस क्वेश्चन से मुझे एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प चीज़ नज़र आई, जैसे कि मैं इस सीरीज़ में क्रूसेडर्स के बारे में तो दिखाया गया कि क्रूसेडर्स उन पर अटैक करते हैं, और खैर मैं ये भी आपने बताया भी क्रूसेडर्स के बारे में, थोड़ा सा और जानना चाहूँगा क्रूसेडर्स के बारे में। उसी के साथ साथ सेकंड पार्ट में जब दिखाया गया है कि मुख्य तौर पे जो मंगोल हैं, मंगोलों ने इन पर अटैक किया, और मंगोलों के बारे में तो हम जानते ही हैं, चंगेज़ खां, और मेरे ख्याल से अर्तुगरुल के टाइम पे उसका जो बेटा है ओगेदेई, उसको दिखाया गया है, और फिर चाहे उसका मेरे ख्याल से उस्मान के टाइम पे कुबलाई खां को दिखाया गया होगा, हालांकि मैंने पूरी सीरीज़ देखी नहीं है फ़िलहाल। तो आखिर ये जो खैर जो इन्होंने प्रश्न पूछा, तो ये जब मैं मंगोलों के बारे में पढ़ रहा था तो इसमें भी था कि जो मंगोलों ने चाइना का जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो यूरोप को एक तरह से पहुंचाई जब मंगोलों ने अपना अटैक किया। तो ये भी बताया गया कि जो रेनेसां है, रेनेसां में भी मंगोलों का कुछ ना कुछ योगदान रहा है। खैर ये तो हिस्टोरिकल बात होगी, लेकिन फिलहाल मैं सीरियल के परिप्रेक्ष्य से आपको पूछना चाह रहा हूँ, या इस सीरीज़ के परिप्रेक्ष्य से आपको पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये मंगोल थे उनका क्या प्रभाव रहा, और मंगोलों और तुर्कों का जो ये युद्ध रहा, और मंगोलों ने आखिर कहाँ तक अटैक किया, मंगोलों के बारे में आप कुछ बताइए। बेसिक बात तो ये है कि अनातोलिया में आई थिंक 1243 या 1243 के आसपास मंगोलों ने कब्जा कर लिया। अच्छा। और जिस सेल्जुक सल्तनत की हम बात कर रहे थे उसे हाशिए में फेंक दिया था। अच्छा। तो जब आप अनातोलिया कहते हैं, तो उसमें मेनली टर्की आता है, या टर्की के सिवा कुछ और भी जगह आती हैं? टर्की, आज का टर्की अनातोलिया। ओके। हाँ, आपने अगर ये नक्शा देखा हो तो आपने जो पेनिनसुला वाला हिस्सा है, जो समंदर से घिरा हुआ हिस्सा है तीन तरफ से, एग्जैक्टली वही अनातोलिया है। अच्छा, ठीक है। लेकिन हम आज के टर्की को अनातोलिया मान के चल रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं एशियन पार्ट ऑफ टर्की तरह से। हाँ, ये डिस्कोर्स भी रहा है वहाँ खुद को पहचानने का कि अनातोलिया क्या है। टर्किश लोगों ने खुद को अनातोलिया के बाशिंदे के तौर पर पहचाना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो और जहाँ तक आपने मंगोल्स का जिक्र किया, तो जैसा कि सीरीज में है, बेसिक ये है, जहाँ तक मेरे जानकारी है, कि पहली चीज तो ये है कि सेल्जुक्स हैं, मंगोल्स हैं, और बाइजेंटाइन्स हैं, क्रिश्चियन बेजेंटाइन्स हैं। ये जो एक लगातार एक कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इस कन्फ्लिक्ट के बीच ऑटोमन एम्पायर उभर के आ रहा है। इन फ्रंटियर्स में जो लगातार वॉर हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, इन लड़ाइयों के बीच जो है ऑटोमन एम्पायर उभर के आ रहा है। तो मंगोल का जो दबाव है एनातोलिया में, मंगोलों ने जो एक एनातोलिया में एक पूरी तरह से खलबली मचा के रखी है, उसने मौका दिया है उस्मान या अर्तुगरुल की बेली को उभरने का। तो ये वही समय है, आप देख रहे हैं कि 1243 के आसपास मंगोल्स अनातोलिया में है, और 1299 के आसपास उस्मान जो है वो अपनी सल्तनत को स्थापित कर रहा है। तो ये एक ही समय है जब मंगोल्स का दबाव पड़ रहा है, सल्जुक्स हाशिए में चले गए हैं, और बैजेंटीन साम्राज्य बहुत परेशान है या खस्ता हालत है उसकी। उस समय में जो है उस्मान का खानदान जो है वो उभर के आ रहा है।
तो मंगोल्स का काफ़ी, क्योंकि मंगोलों का लगातार इन टर्किश लोगों पे दबाव है, वो लोग इससे भी काफ़ी, मंगोलों के दबाव से टर्किश लोगों के काफ़ी माइग्रेशन हो रहे हैं कंटिन्यूस। हम्म, तो मंगोलों के दबाव ने कंटिन्यूसली माइग्रेशन को और तेज कर दिया है, जो हो रहे थे पहले से ये सेल्जुक एम्पायर के समय में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक तरह और से एकजुट किया इन्होंने, मंगोलों ने एकजुट किया सारे कबीलों को और जितनी भी इस्लामिक शक्ति थी उस टाइम पर। कबीले हैं उन्हें एकजुट किया, बट टर्किश कबीले थोड़ा अलग है। हम्म, ओके ओके। जैसे कि आपने चंगेज खान के बारे में सुना होगा, चंगेज खान ने जो है सारे मंगोल कबीले जो थे उन्हें एकजुट करके खुद को काखान का दर्जा दिया, यानी सारे हम्म, मंगोलों का खान या हम्म, बड़ा खान या ग्रेट खान। हम्म, और धीरे धीरे चीन और यूरेशिया के इलाकों में जो है मंगोलों, चंगेज खान के अंडर जो है मंगोल फैलने लगे। आपने ओगुडाई हम्म, ओगुडाई खान का जिक्र किया, जिसके समय में हंगरी पोलैंड के इलाके तक जो है मंगोल्स पहुंच गए। हम्म, और मंगोलों के साथ जो है ट्रेड और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया है, टेक्निक्स भी जो है फैलने लगी। लेकिन जैसे आपने मंगोलों का जिक्र किया, टेक्निक्स के मामले में जैसे मैं कागज़ की टेक्निक का जिक्र करूंगा, कागज़ की टेक्निक टर्क टर्क के साथ फैल रही है। कागज़ के मामले में हम्म, यूरोप, सॉरी, ईरान होते हुए कागज़ को इंडिया लेके आए टर्क्स लोग। ओके। तो पहली पहली बार टर्क्स के समय में इंडिया में हमें कागज़ देखने को मिल रहा है। हम्म, तो चीज़ें मूव कर रही हैं, लेकिन वाकई में मंगोल्स ऐसा फोर्स थे जिन्होंने इन चीज़ों को बहुत तेजी के साथ, एक झटके के साथ, एक आंधी की तरह झोंके के साथ फैलाया। हम्म। नहीं तो इन्हें फैलने में शायद कितना समय लगता। अच्छा, एक और तो इंटरेस्टिंग चीज़ है वाकई कि अर्तुगल जो सीरीज़ में दिखाया गया है तो उसमें मंगोलों को बहुत ही ज़्यादा एविल दिखाया गया है। और जो काई कबीले वाले हैं या जो ये तुर्क लोग हैं इनको एक दीन के तौर पे दिखाया गया है कि काफ़ी इस्लामिक लोग थे, इस्लाम से प्रभावित थे। तो क्या असल में ऐसा था कि ये लोग बहुत धार्मिक लोग थे? और खैर मंगोल ने तो बहुत कत्लेआम किया ही। और हम तो ये भी देखते हैं कि ईरान की जो जनसंख्या है उसका 80% और कई मतलब ऐसे देश हैं जिसके 70-70 80-80% तक उसने ख़त्म कर दिए थे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, जहाँ तक मंगोलों की बात है, मंगोलों का जब सामना इन टर्किश लोगों से हुआ जो कि काई कबीले के हैं या जो इस इलाके में हैं, सेल्जुक एम्पायर के वेस्टर्न हिस्से में है, हम्म, ये लोगों को तो इस्लाम में इस्लामीकरण हो चुका है, टर्किश लोगों का जो इधर है वेस्ट में। ओके। लेकिन मंगोल लोगों का अभी इस्लामीकरण नहीं हुआ है। हम्म, मंगोल लोग अभी भी आसमान की पूजा करते हैं और प्रकृति की पूजक हैं, और हम्म, दे आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम, दे आर हम्म, नॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम। एंड 1258 में उन्होंने बगदाद के खलीफा को मार दिया। ओके। तो खलीफा, who was the leader of Islamic world, political and religious leader, was killed by Mongols। तो हम्म, ये लोग एक बड़े खतरनाक लोग हैं जिन्होंने इस्लामिक दुनिया में तबाही मचा दी। अभी इन लोगों का कन्वर्जन नहीं हुआ है इस्लाम में। हम्म। और दूसरी तरफ टर्किश लोग जो हैं, उन्हें, ये जो टर्किश लोग हैं इन्हें लगभग 100 साल हो चुके हैं इस्लाम में अच्छा, आए हुए या तो इस्लाम को। कब इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया तो था, जो तुर्क थे? शुरुआती टर्क में उन्होंने 900 सीई के आसपास कॉमन इरा में जो है इस्लाम अपनाना शुरू किया। ओके। फिर जब इस्लामिक अब्बासी खलीफा जो है इस पूरे इलाके में काबिज हो गए, तो उन्होंने लगातार टर्क्स लोगों को पकड़ा, टर्क्स कबीलों में लूटपाट की और टर्क्स लोगों को बंदी बनाया, गुलामों, स्लेव्स के तौर पे, जिन्हें मामलूक्स कहते हैं। और इंडिया में भी यही मामलूक टर्क्स जो हैं शुरुआत में सल्तनत स्थापित कर सके थे। तो इन लोगों को सिखाया जाता था घुड़सवारी, लड़ाई, हम्म, गवर्नेंस। और धीरे धीरे सीख के लोग इतने कुशल हो जाते थे कि गवर्नरशिप और तमाम तरह के ओहदे इन्हें मिलते थे। ओके। तो इस्लाम के साथ साथ इनका एक पॉलिटिकल मिलिट्री प्रशिक्षण भी चल रहा था। तो ये सब चीज़ें काई कबीले के साथ भी हुई। और नए नए इस्लामिक कन्वर्ट होने के कारण जो है मजहब, इस नए मजहब पे जो है इनका काफ़ी विश्वास था, जो इनको एक तरह से एकजुट भी कर रहा था। इसलिए इब्नुल अरबी एक कंटिन्यूस पर्सन है जो कि लगातार उन्हें इस्लाम की शिक्षा दे। लेकिन मैंने तो इसके बहुत ज़्यादा एपिसोड्स नहीं देखे, लेकिन पहला जो इसका एपिसोड है आपने देखा होगा कि पहला जो हम्म, सीन है उसमें तलवार पीटते हुए हम्म, दिखाई दे रहा है, और वो अल्लाह का नाम लेते हैं और तलवार पीटते हैं। हम्म, हम्म, तो दरअसल ये तलवार और ये इस्लाम का जो एक कॉम्बिनेशन है, इसको दिखाने की कोशिश हुई है। और हम्म, हम्म,
इस्लाम को तलवार से जोड़ के टर्किश लोगों ने किस तरह से देखा है और किस तरह से एक पावरफुल इस्लामिक नेशन के तौर पे नया टर्की अपने को देखने की कोशिश कर रहा है या वहाँ का नया पॉलिटिकल लीडरशिप अपने को देखने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़। ओके। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अर्तुगल था वो भी एक तुर्क था, और ये टर्किश ट्राइब्स ये सारी थी। तो भारत में भी तुर्क उस समय आए, मेरे ख्याल से अर्तुगल के समय या उस्मान के समय वो आए होंगे, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मेरे ख्याल से गुलाम वंश जो था वो भी आई थिंक तुर्कों का ही था, चाहे वो आपके। 1200 हाँ। 64 से यहाँ पे मतलब दिल्ली में स्टेब्लिश हो गए, वो दिल्ली हाँ, लाहौर। तो दिल्ली जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो भी मेरे ख्याल से तुर्क था, और जो इल्तुतमिश था, बालबन था, तो ये सब लोग, इन सब का कौन सा पीरियड है, और इन इन तुर्कों में, और जो ये जो अर्तुगल वाले जो तुर्क हमको दिखाए गए हैं, काई कबीले के तुर्क, इनमें क्या अंतर है? क्या ये सेम लोग थे, सेम लोग थे? नहीं, ये हालांकि कुछ शुरुआती जो टर्क्स थे इंडिया में आने वाले वो उस टर्क्स से रिलेटेड थे, लेकिन जो शुरुआती महमूद गजनवी जिसने केवल लूटपाट की और खुद को यहाँ बसाया नहीं, वो भी एक टर्क था। हम्म। और के लगभग एक दो पीढ़ी इन लोगों ने इस्लाम अपनाया था, और इस्लाम अपनाने के बाद इस इलाके में, अफगानिस्तान वाले इलाके में, ये लोगों ने पॉलिटिकली और सोशली अपने को ऊंचा उठाया और उसके बाद लूटपाट करने लगे। हम्म। लेकिन जो टर्क्स यहाँ बसने आए वो एक तरह के मामलुक्स थे, इन्हें मामलुक बोला जाता है। मामलुक मीन्स ऐसे लोग जिन्हें कि लूटपाट में पकड़ा गया, बंदी बनाया गया और फिर सिखाया गया, जिनका मैं जिक्र कर रहा था। और हम्म। धीरे धीरे ये मामलुक गुलाम लोग जो हैं लगातार आगे पदोन्नति होते गई, इनकी तरक्की होते गई और जो है गवर्नर बने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसी तरह इल्तुतमिश भी जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। हम्म। बलबन भी इसी तरह से टर्किश गुलाम था। और तो शुरुआती ये लोग मामलूक थे जो कि एक तरह से गुलाम थे, स्लेव्स थे, और बाद में तरक्की पाके जो है सुल्तानत के ओहदेदार बने। तो हम्म। ये टर्क्स जैसे फिर बाद में तुगलक से आए। तुगलक जो थे एक दूसरी ब्रांच किपचाक से बिलोंग करते थे टर्किश। तो अलग अलग तरह के टर्किश क्लैंस जो हैं वो मूव कर रहे थे इंडिया की। हम्म। लेकिन ये टर्क जो लोग थे इनका एक तरह से फारसीकरण हुआ, पर्जियनाइजेशन हुआ, इनको फारसी संस्कृति में ढाला गया था। तो एक तरह का टर्को पर्सियन मुस्लिम बेस क्रिएट हुआ जो कि उस्मान के उस्मानी सल्तनत के लिए भी उतना ही आधार था जितना कि इंडिया में स्थापित होने वाली टर्किश सल्तनत के। ओके। अच्छा, जो भारत में बल्कि ये भी बताया जाता है कि जो ये भारत के राजपूत हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ तुर्क डीएनए है, या फिर वो भी तुर्क से रिलेटेड है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? टर्किश तो नहीं, लेकिन जिन इलाकों से टर्किश आए थे सेंट्रल एशिया से, ओके। उन इलाकों से पहले होने वाले माइग्रेशन, जैसे कि गुर्जर्स के माइग्रेशन, हम्म। गुर्जर स्टॉक्स के माइग्रेशन, हुन्स के माइग्रेशन, कुछ लोग हुन्स को प्रोटो मंगोल्स भी कहते हैं। ओके। तो क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है शुआंग, वो इस मंगोलियन लैंग्वेज के पास है, हम्म। मंगोलियन जो लैंग्वेजेस हैं उनके पास है। तो सेंट्रल एशिया से कंटिन्यूसली जो है माइग्रेशन हो रहे हैं पहले टर्किश लोगों के माइग्रेशन से पहले, जिसमें कि मैंने दो स्टॉक्स का जिक्र किया, हुन और दूसरे जो हैं गुर्जर्स हैं। हम्म। तो गुर्जर जो, खासकर गुर्जर स्टॉक है, उससे कई राजपूत खानदान जो है बाद में इमर्ज हुए, जैसे कि प्रतिहार गुर्जर से हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि चौहान जो है वो भी इस गुर्जर स्टॉक से निकल के आए। तो जो ये राजपूत से हैं इनके जो है ट्राइबल कनेक्शन से हैं, एथनिक कनेक्शन से हैं, जो कि सेंट्रल एशिया से होने वाले माइग्रेशन हैं, उनसे इंडिया में या हिंदुस्तान में आए। ओके। तो कुछ राजपूत घरानों के कनेक्शंस हैं जो ओके। कि जिनका की ट्राइबल बैकग्राउंड हम्म। है अच्छा। सेंट्रल एशिया से आने। जी। चलिए, ये तो बात हो गई अर्तुगल के इतिहास के बारे में, और उसी के साथ आपने बताया कि तुर्क लोग आखिर कौन थे, और जो भारत के तुर्क हैं वो कैसे इनसे अलग हैं। मंगोलों पे भी हमने बात करी। अब थोड़ी बात करते हैं जो आज का टर्की है। आज के टर्की को हम जानते हैं, मुस्तफ़ा कमाल पाशा का नाम काफ़ी सुना है, क्योंकि जो मॉडर्न टर्की टर्की है उसकी नींव उन्होंने रखी थी। तो आज के जो टर्की है उसके बारे में, वो कैसे क्रिएशन में आया, और
जो खिलाफत मूवमेंट है, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा का इसका मॉडर्नाइजेशन करना है, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए। दरअसल जो अभी का तुर्की है, एग्जैक्ट अभी का राइट नाउ वाला तुर्की, वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क या पाशा के जो एक समझ थी या जिस तरह से उन्होंने सोचा था तुर्की के बारे में, उसके खिलाफ है। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने आधुनिक तुर्की को खड़ा किया। जिस तरह से इंडिया में नेहरू को गिना जाता है इस तरह से, हालांकि उसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशन था, बट एक फिगर के तौर पे जिसको आगे किया जाता है मिस्टर नेहरू का इंडिया, उसी तरह से कमाल पाशा का टर्की, जिसको सेक्युलर नेशन के तौर पे उन्होंने स्थापित किया, डेमोक्रेटिक नेशन के तौर पे स्थापित किया। और बड़ी दिलचस्प बात है कि वेस्ट के बहुत देश जो हैं, जो अपने को सभ्य और मॉडर्न कहते हैं, उनसे कई पहले वहाँ महिलाओं को वोटिंग का अधिकार और यूनिवर्सल सफ्रेज ये सब मिल चुका है 1930s में, जबकि कई देशों में, अमेरिका जैसे देशों में ये कई बात की बात। तो कमाल पाशा जो है, उनकी दृष्टि जो थी काफ़ी मॉडर्निस्ट और सेक्युलर थी, जहाँ उन्होंने इस्लाम के धार्मिक रवैये से खुद को अलग करते हुए एक टर्की पहचान को बढ़ावा दिया। और उस दौरान टर्कीफिकेशन भी हुआ कि हर चीज़ का नाम का तुर्कीकरण किया गया, जो नॉन टर्किक माइनॉरिटीज़ की उनकी लैंग्वेज को दबाया गया, ये भी हुआ, बट एक सेक्युलर नेशन के तौर पे उन्होंने टर्की को आगे बढ़ाया। ओके, अच्छा। और जहाँ तक आपने खिलाफत की बात की, उसका भी जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि तुर्की का जो इमाम उस्मान के खानदान की जो औलादें थी, या जो उसकी जो भी उत्तराधिकारी था, उसे दुनिया में इस्लाम का खलीफा माना जाता था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ऑटोमन एम्पायर तो युद्ध में हार गया, उसके पास कुछ बचा नहीं, और तो खलीफा की इज्जत तो फालूदा हो गई। तो ये कि आपने इंडिया में भी सुना होगा खिलाफत मूवमेंट के बारे में। तो इंडिया में कुछ मुस्लिम्स जिनका गांधी जी भी सपोर्ट कर रहे थे, वे वापस ऑटोमन एम्पायर के खलीफा को वहां स्थापित होता हुआ देखना चाहते थे। लेकिन 1923 में जो है खिलाफत को खत्म कर दिया गया, 1922 में। और उसके बाद कमाल पाशा ने एक नए टर्किश नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा में हिस्सा लेते हुए, उसकी अगुवाई करते हुए वहाँ पे सेक्युलर नेशन की स्थापना की 1923-24 में। और उसके बाद जो है लंबे समय तक वहाँ की जो डेमोक्रेटिक और सेक्युलर पहचान है वो काबिज रही है, और अब शायद वो कुछ खतरे में है। ओके, ठीक है जितेश, जब तक मैं आपको अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका वीडियो थोड़ा ड्रॉप हो गया है, आप इसको फिक्स करने की कोशिश करिए मेरे ख्याल से। और फ़िलहाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा आपने बताया कि जो टर्की है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसका रीमॉडर्नाइजेशन किया, बल्कि जो आज बड़ी न्यूज़ में हेगिया सोफिया की जो इमारत है वहाँ की, बहुत बड़ी इमारत, जो कि एक समय में क्रिश्चियनों का एक मॉन्यूमेंट हुआ करता था, मैं ख्याल से गिरजाघर था या जो भी था। और फिर उसके बाद उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया जब मेहमत ने, और फाइनली जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा आए, उन्होंने इसको दोबारा से म्यूज़ियम बना दिया। और आज हम देख रहे हैं कि जो अर्दोगन यहाँ का प्रेसिडेंट बना हुआ है, उसने दोबारा से इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने एक तरह से इसका मॉडर्नाइजेशन किया या री इस्लामाई नहीं सॉरी मॉडर्नाइजेशन ऑफ टर्की किया। तो उसके बाद आज की स्थिति में अगर हम देखें तो कई देशों में राइट विंग की सरकारें आ रही हैं, चाहे वो भारत हम कह सकते हैं, अभी ट्रंप जैसे कि वहाँ आया था, यूएसए में आया, ब्राज़ील में हम देख सकते हैं बोल्सोनारो के रूप में, और इसी तरह से एर्दोगन भी वहाँ पर एक राइट विंग का फिगर माना जाता है। तो ये जो रीइस्लामाइजेशन ऑफ टर्की हो रहा है, तो ये एक टर्की एज ए नेशन के आइडिया के रूप में कितना घातक है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने जिक्र किया कि दुनिया में होने वाले एक बड़े बदलाव का ही ये हिस्सा है, जहाँ की राइट विंग की जो ताकतें हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं, और सत्ता के गलियारों में उनकी धमक काफी तेज आवाज के साथ सुनाई दे रही है। अर्दोआन का आपने जिक्र किया, अर्दोआन अपने को कमाल पाशा का उत्तराधिकारी मानने के बजाय ऑटोमन एम्पायर का उत्तराधिकारी मानता है, जो कि उसके लिए एक इस्लामिक एम्पायर, एक इस्लामिक विजय, एक इस्लामिक
जीत का एक प्रतीक है। जैसे कि आपने जिक्र किया अर्तुगल का, तो ये जो सीरीज है इसको टर्की के जो सरकारी ब्रॉडकास्टर है टीआरटी, उसने बनाया है और प्रसारित किया है। और जो इसका लेखक है वो अर्दोआन की पार्टी का मेंबर है। ओके। तो जाहिर सी बात है, ये जो सीरियल है और जो इसका कहानी है और जिस तरह से इसे पेश किया गया है वो एक बड़े पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा है। ओके। जहाँ पे कि इस्लाम को एक विजेताओं के धर्म के तौर पे दिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी इस्लाम की हालत जो है, एक तरह से पॉलिटिकल इस्लाम की हालत जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, और एक मजबूती का एहसास जो है और एक विजेता होने का एहसास जो है, ये इस तरह की सीरीज शायद अर्दोआन की कोशिश है वो लोगों के दिलो दिमाग पर छाए या एक मौका दे उनके दिल को खुश होने का। और इसी जैसे आपने और भी जिक्र किया उस्मान और इस तरह की नई सीरीज और आने वाली है, और अभी चल रही है उस्मान की सीरीज चल रही है। बताइए। उस्मान की सीरीज चल रही है आजकल टर्की में। उस्मान की ऑलरेडी सीरीज चल रही है, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। तो ये टर्की की जो एके पार्टी है, यानी ये जो कंजर्वेटिव पार्टी अर्दोआन की, उसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है इसमें कि वो इस्लाम के इस रूप को बढ़ावा देता है कि इस्लाम जो है वो एक ऐसा मजहब है जिसने दुनिया में विजय पाई, लोगों को क्रिश्चियनिटी पे विजय पाई खासकर, और खासकर इस्लाम जो है वो एक बहुत मजबूत रिलीजन रहा है, ये दिखाने की कोशिश। तो जो नैरेटिव वीकनेस का है इस्लाम का अभी मौजूदा दुनिया में, उसमें एक ऐसी फिक्शनल दुनिया क्रिएट की गई है जहाँ की एक बहुत अच्छा दुनिया था, जहाँ इस्लाम बहुत अच्छा था। आप ऐसा इंडिया में भी देख रहे हैं। और खासकर एक सीरियल जो पुराने समय में इंडिया में प्रसारित हुआ, चाणक्य, उसमें चाणक्य को इस तरह से दिखाया गया कि वो मर्दाना रूप से कमजोर बौद्धों को नीचा दिखाते हुए फिर से ब्राह्मणवाद को स्थापित करता है, एक पुरुषवादी ब्राह्मणवाद को, जहाँ पे जनाना किस्म के बौद्ध अपने जनाना किस्म के वस्त्र पहन के इस देश को जनखा बनाने चले होते। तो एक तरह का ऐसा एक नैरेटिव उस सीरियल का था। और ब्राह्मणिकल जो एक चाणक्य का जो एक ब्राह्मणिकल शख्सियत थी, वो एक हाइपर मैस्कुलिन रिलीजन और हाइपर मैस्कुलिन पॉलिटिकल रिलीजियस आइडेंटिटी को सामने लाता था। उसी तरह से ये भी है। और इंडिया में रामायण और महाभारत को जिस तरह से फिर से रिकास्ट किया, नए तरीके से पेश किया गया है या इस समय पेश किया गया है, वो भी भारत की इस सत्ताधारी पार्टी की एक राजनीति का हिस्सा है। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या मुझे याद आया है कि पाकिस्तान में पीटीवी में, क्योंकि आजकल ये चल रहा है, तो उनके लिए बिल्कुल एक रेवोल्यूशन है कि बिल्कुल उन्होंने टर्किश कार्यक्रम आया हुआ है और बिल्कुल उर्दू में अनुवादित। तो वो लोग देख रहे थे उसको, बड़े मज़े से देख रहे थे। उसकी जो कैरेक्टर है, बल्कि जो अर्तुगल की वाइफ इसमें दिखाई गई है, क्या नाम है, हलीमे, हलीमे, हाँ, हलीमे आतून, हलीमे आतून के नाम से। तो उस पर वो लोग बड़े इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने उसकी देखना चाहा, भाई ये कौन है इतनी संस्कारी, बिल्कुल इस्लामिक और इस तरह की। तो उन्होंने इंटरनेट में उसको सर्च किया होगा, उसकी इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ उन्होंने सर्च की, तो उन्होंने पाया कि वो बिकनी में धूप सेकती हुई उसकी फ़ोटो वो देख रहे हैं, और मतलब बिल्कुल मॉडर्न तरीके की एक लड़की को देख रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह की रिप्रेजेंटेटिव है मुस्तफ़ा कमाल पाशा के टर्की की। और आज ये जो टर्की को क्रिएट किया जाए, क्योंकि वो तो मात्र एक्टर्स हैं, वो तो केवल एक्टिंग कर रहे हैं, जो उनको स्क्रिप्ट दी जाएगी उस पर वो एक्टिंग करेंगे, लेकिन वो एक पर्सनल तौर पे एक अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से जीते हैं, वो बहुत खुले विचारों के, बिल्कुल वेस्टर्न विचारों के, हम कह सकते हैं एक यूरोपियन टाइप की हमको टर्की की छवि दिखाई देती थी मुस्तफ़ा कमाल पाशा के रूप में, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के टर्की के रूप में। और अब वो एक कंजर्वेटिव टर्की में बदलते हुए नज़र आ रही है। अब ये कितना अर्दोगन इसमें सक्सेसफुल होते हैं, ये तो हमको आगे देखना पड़ेगा। खैर, फाइनली इसको एंड करते हुए मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा कि एक जिक्र करना चाहूँगा, फिर उसके बाद आप अपना आखिरी बात रखें। जी जी जी। दरअसल पाकिस्तान में इस सीरियल के प्रसारण के साथ जो पाकिस्तानी जनता है या पाकिस्तानी मुस्लिम जो आवाम है, वो एक तरह के कॉन्ट्राडिक्शन से रूबरू हुई। एक तरफ तो उसे हाथ में मिला इस्लामिक गौरवशाली इस्लाम का इतिहास,
और दूसरी तरफ वो एक दूसरे विरोधी इस चित्र से भी रूबरू हुई जो कि टर्की की आज की दुनिया है, हम्म, जो कि टर्की की आज की दुनिया है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से रूबरू हुई। एक तरफ तो उसे इस्लामी गौरव का ये एक झंडा मिल गया हाथ में या एक चीज मिल गई, हम्म, झुंझुना, और दूसरी तरफ वो इस कॉन्ट्राडिक्शन से, इस विरोधाभास से भी रूबरू हुए कि टर्की की जो अपनी दुनिया है वो तो बिल्कुल अलग है। हम्म, ये आपने बड़ा दिलचस्प चीज बताई। हम्म। हाँ, और ये जो आपने बात करी इसी से रिलेटेड मेरा अंतिम प्रश्न था आपसे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आज जो इस्लामिक वर्ल्ड में ख़ास तौर पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाहे वो पाकिस्तान के मुस्लिम हो या इंडिया के मुस्लिम हो, वो इस टर्किश कार्यक्रम को इस तरह से देख रहे हैं, बिल्कुल अपने आप से एसोसिएट करते हुए कि किस तरह से हमारा जो इस्लाम था वो एक बहुत ही गौरवशाली था, और कैसे इसने इतनी सारी मुश्किलों से पार पा करके, मतलब एक अर्थों का उनके लिए बिल्कुल हीरो बन चुका है, क्योंकि उनको भी एक फादर, एक ऐसा फिगर मिला है जो कि हीरो हो, और उसको देख करके सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के युवा हैं या फिर वो पाकिस्तान के मुस्लिम युवा हैं। तो क्या उन तुर्कों को अपने आप से एसोसिएट करना, क्या आप इसको सही समझते हैं कि एक इंडियन आइडेंटिटी के हिसाब से तो जो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर रहा है